नमस्ते दोस्तों, ये T4 एडवांस्ड का दूसरा लेसन है। पिछले सेशन में हमने फैक्टर्स एक एक करके सीखे। आज सीखेंगे कई को कैसे मिलाएं। स्क्रीन पर स्पाई का डेली चार्ट देखो, ये यूएस की बड़ी कंपनियों का बास्केट है। सोचो डिमैट पर निफ्टी 50 या सेंसेक्स में भी अगर सिर्फ एक फैक्टर पर भरोसा करो तो क्यों कमजोर पड़ता है। आज 4 चीजें, एक फैक्टर की कमजोरी, कई को मिलाने का डाइवर्सिफिकेशन असर, रूल्स बेस्ड वेटिंग, स्मार्ट बीटा, स्टॉक्स को एक लाइन में रैंक करना। ये प्रॉब्लम स्क्रीनर वाला सोच है। जो पब्लिकली बताते हैं वो कॉन्सेप्ट और पढ़ने का तरीका है, एग्जैक्ट फॉर्मूला या सेटिंग वैल्यूज नहीं। स्क्रीन पर वैल्यू का वीकली चार्ट देखो। अगर सिर्फ एक फैक्टर पर ऑल इन हो तो जब वो फैक्टर अंडर परफॉर्म करे पूरा पोर्टफोलियो हिल जाता है। इतिहास में वैल्यू फैक्टर 2015 से 2020 के टेक बूम में करीब 5 साल दबा रहा। मोमेंटम ट्रेंड टर्न पर शार्प लॉस दे सकता है। हर फैक्टर का अपना दर्द वाला दौर अलग है, चाहे 10 रुपए से 20 रुपए हुई तरह हर स्टाइल का महंगा समय अलग आता है। और मुश्किल मोमेंटम, हाल के 3 महीने की ताकत और मीन रिवर्शन, ज्यादा चढ़ा तो शॉर्ट टर्म वापस आ सकता है, कभी कभी उल्टे सिग्नल देते हैं। एक फैक्टर चुनोगे तो दोनों में से एक नजरिया गलत होगा। इसलिए एक फैक्टर पर ऑल इन की जगह अलग पर्सनालिटी वाले फैक्टर्स मिलाओ। सिप में सिर्फ एक सेक्टर फंड भरने से बेहतर थोड़ी डाइवर्सिटी रखना। स्क्रीन के क्वालिटी वीकली की तरह मल्टी फैक्टर मतलब वैल्यू, मोमेंटम, क्वालिटी जैसे अलग स्वभाव वाले फैक्टर्स एक साथ इस्तेमाल करना। चाबी ये है वो अलग अलग समय चमकते हैं। वैल्यू कमजोर हो तो मोमेंटम सहारा दे, रेजीम बदले तो भूमिकाएं पलट जाएं। बुल रन के आखिर में अक्सर मोमेंटम आगे, गिरावट के बाद लोस के पास वैल्यू पहले प्रतिक्रिया देता है। निफ्टी 50 और मिड कैप साइकिल्स में भी ये पैटर्न दिखता है। रोजमर्रा की मिसाल, बैंक अकाउंट में सैलरी क्रेडिट, एफडीपी का इंटरेस्ट और साइड इनकम एक साथ आते हों, एक स्रोत थम जाए तो बाकी बहते रहते हैं। फैक्टर्स भी ऐसे ही डाइवर्सिफाई करो। चाय की दुकान सिर्फ एक आइटम पर न टिके। डाइवर्सिफिकेशन वॉलेटिलिटी घटाता है, लॉसेस मिटाने का जादू नहीं। जब पूरा बाजार गिरे, निफ्टी 50 और सेंसेक्स साथ, तो झटका फिर भी लगेगा। आरबीआई शॉक या ग्लोबल रिस्क ऑफ दिन याद रखना। स्क्रीन के स्पाई वीकली की तरह आम इंडेक्स कंपनी के साइज, मार्केट कैप से वेट तय करता है। 500 में एप्पल 7 हो तो छोटी कंपनी 0.03 से भी कम रह सकती है। निफ्टी 50 में भी रिलायंस, एचडीएफसी बैंक जैसी बड़ी नेम्स का वजन भारी होता है, बाकी बहुत हल्का। स्मार्ट बीटा इस रूल को फैक्टर से बदल देता है। उदाहरण, सिर्फ हाई क्वालिटी नेम्स को लगभग बराबर वेट या ज्यादा डिविडेंड देने वाली कंपनियों को ओवरवेट। भारत में भी फैक्टर बटा स्मार्ट बीटा स्टाइल म्यूचुअल फंड्स और एस डिमैट पर मिलते हैं। नाम देखकर समझो, रिकमेंडेशन नहीं। टेक्स्ट बुक फायदे, ट्रांसपेरेंट रूल्स, समय समय पर रीबैलेंसिंग और अक्सर अपेक्षाकृत कम फीस, सब एक ही क्राइटेरिया से जांच सकते हैं। सिप में ईएलएसएस चुनते समय भी रूल साफ है या नहीं, यही सवाल पूछो। कुछ स्मार्ट बीटा स्ट्रैटेजीज ने बीते विंडोज में मार्केट को बीट किया, लेकिन लुक बैक, कॉस्ट और फ्यूचर रिजल्ट अलग सवाल हैं।
कुछ गारंटीड नहीं। मोमेंटम के वीकली चार्ट के साथ फैक्टर ब्लेंड का जाल समझते हैं। मिलते जुलते फैक्टर्स ठूंसोगे तो वही एक बेट बार बार लगा रहे हो। उदाहरण 5 मोमेंटम फैमिली सिग्नल्स मिलाओ। हाल 3 महीने राइज, हाल 1 महीना राइज, RSI 70 से ऊपर वगैरह। डाइवर्सिफिकेशन जैसा लगेगा, लेकिन सब एक ही बात पढ़ रहे हैं। अभी ताकत है, ये ड्यूप्लिकेशन है। इसलिए प्रैक्टिशनर्स फैक्टर्स के बीच कोरिलेशन मापकर ओवरलैप ढूंढते हैं। उस ओवरलैप को हटाना या एडजस्ट करना डीकोरिलेशन कहलाता है। नजरिया इंडिकेटर्स की संख्या ज्यादा होना अच्छा नहीं। अलग इंफॉर्मेशन देने वाले थोड़े, जैसे वैल्यू प्लस मोमेंटम प्लस क्वालिटी, क्लोन की भीड़ से बेहतर। स्क्रीनर में डीमैट यूनिवर्स छानते समय भी यही याद रखना। स्क्रीन के स्पाई डेली की तरह कई फैक्टर स्कोर्स को एक में जोड़ो तो सैकड़ों स्टॉक्स एक ही यार्डस्टिक पर लाइन में लग सकते हैं। यही क्रॉस सेक्शनल रैंकिंग है। निफ्टी 50 से लेकर ब्रॉड NSE यूनिवर्स तक रिलेटिव तुलना का तरीका। ये स्टॉक खरीदूं की जगह पूछो, अभी पूरे यूनिवर्स में रिलेटिव स्ट्रेंथ कहाँ है। एब्सोल्यूट लेवल नहीं, रिलेटिव रैंक से फैसला। सिर्फ ऊंचा स्कोर सक्सेस नहीं। हिस्टोरिकल बैकटेस्ट से जांचो, हाई स्कोर नेम्स ने सच में पैसा बनाया या नहीं। ड्रॉडाउन कितना बड़ा था, पाथ बहुत जंगली तो नहीं। ₹1 लाख सिप की सोच से भी वॉलेटिलिटी सहन कितनी है, पहले देखो। ऊंचा स्कोर प्लस हिस्टोरिकली वैलिडेटेड को बाकी से अलग करना है। एग्जैक्ट फॉर्मूला, नंबर, लुक बैक निजी रहते हैं। कॉन्सेप्ट और पढ़ने का तरीका ही सीखा है। एडवांस्ड लेसन 2 का रैपअप। स्क्रीन के स्पाई डेली को देखते हुए 5 बातें याद रखना। सिंगल फैक्टर अपने ड्राई स्पेल में कमजोर पड़ता है। मल्टी फैक्टर अलग पर्सोनैलिटीज मिलाकर एक की कमजोरी ढकता है। स्मार्ट बीटा मार्केट कैप की जगह फैक्टर रूल्स से वेट तय करता है। फैक्टर्स मिलाते समय ओवरलैप ढूंढकर हटाओ, सिर्फ स्कोर काफी नहीं। हिस्टोरिकल वैलिडेशन, रिटर्न लॉस वॉलेटिलिटी भी चाहिए। अगला लेसन 3 एडवांस्ड का आखिरी सेशन है। मोमेंटम और ट्रेंड फॉलोइंग के जाल, होल्ड प्रीमियम और बैकटेस्ट में बचने वाली गलतियां सीखेंगे। आखिरी बात, ये लेक्चर सिर्फ एजुकेशन के लिए सामान्य जानकारी है। किसी स्टॉक या प्रोडक्ट की रिकमेंडेशन नहीं और प्रॉफिट गारंटी नहीं। स्कोर और रैंकिंग सिर्फ रेफरेंस हैं। अंतिम फैसला और जिम्मेदारी तुम्हारी है। डीमैट पर कोई भी सिप ELSS चुनने से पहले खुद रिसर्च करो।